ओम शांति। ओम शांति भाई जी। गीता बहन, स्वागत है आपका। बड़ौदा में भले पधारो, भले पधारे ऐसा कहेंगे, ठीक है। तो देखो प्यारे भाई और बहनों, आज फिर से मॉरिशस से एक और महारथी हमारे साथ है और वो अपना अनुभव हमें सुनाने जा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रूपा बहन, भले आप अपना अनुभव शेयर करना शुरू करें। बहुत बहुत थैंक्स भाई जी। आप सबको हम मॉरिशस में ही स्वागत करते हैं, जी क्योंकि शुक्रिया। कल गीता मैम ने आप सबको इनवाइट कर लिया है। आज हम आपको यहाँ स्वागत करते हैं। जी जी, अभी मुझे बताया जा रहा है कि पहले आप गीता बहन बोले, शायद गलती से मैं गीता बहन बोला, तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, गीता बहन हो या रूपा बहन हो, व्हाट इज देयर इन द नेम, शेक्सपियर ने कहा। लेकिन बात तो हमारे दिल के भाव की है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रूपा बहन, ठीक है। थैंक यू। तो आप सबसे मिल करके हमको भी बहुत बहुत खुशी हो रही है। और साथ में ये आपकी जो सेवा बहुत ही वंडरफुल सर्विस है। तो सारे विश्व को एक परिवार बना करके जैसे सबको मिला रहे हैं। पहले से भी हम आपके न जो क्लासेस थे तो सुनते रहते हैं। अनेक अनेक अनुभव, जैसे सारे विश्व की आत्माएं इतने नजदीक का अनुभव हो रहा है। अच्छा, तो आपको बहुत बहुत थैंक्स इसके लिए। आपको भी मुबारक हो, धन्यवाद आपका कि आप पहले से देखते हैं ये प्रोग्राम, ये अनुभव सब पहले से सुनते थे। हाँ हाँ, कई हमने देखे हैं। अच्छा, हाँ, बहुत हंसा दीदी का भी देखा है ओके, और कई बहनों का। वाह। तो बहुत अच्छा हमको भी अनुभव होता है और हमारी भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का बहुत ही प्रेरणा मिलती है इनसे जी ना। बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा मैं महारथी नहीं हूँ मेरे को महारथी नहीं कहना ना। हम आप सबसे हम सीख रहे हैं। देखो यही आपकी महानता है, किसी भी महारथी ने कभी ये कहा है कि मैं महारथी हूँ? तो जो महारथी कहे वो महारथी नहीं, तो हमेशा यही तो विशेषता है, यही गुण है। जी, चंपा बहन आप भी स्वागत करो, हमारे चंपा बहन भी हाजिर है। मैं समझ तो बोकारो से है। बहन कहाँ से है मॉरिशियस, बहन जी? है मॉरिशियस, मॉरिशियस। मॉरिशियस से है। बाकी हमारे वकील साहब और कैलाश बहन की बेटी भी इनके जैसी लगती है, अच्छा अच्छा, बोकारो सिटी। हाँ लेकिन ये तो भारत में नहीं है, ये भारत में मॉरिशियस है। रहती है। हाँ तो बहुत अच्छा आओ, आपका स्वागत है बड़ौदा में। अभी तो जूम पर स्वागत कर रहे हैं, पर निमंत्रण भी देते हैं आने वाले टाइम में। बड़ौदा में आप जरूर पधारिए। मौका मिले तो आएंगे। हाँ परंतु जरूर। आप सबको भी हम यहाँ स्वागत कर रहे हैं। हाँ जी जरूर जरूर। जी हाँ, रूपा बहन शुरू करें। हाँ, तो प्रोग्राम आपने कहा अनुभव सुनाना, तो अनुभव में तो बहुत सारी बातें आ जाती है। सभी कहाँ से शुरू करें? से थोड़ी सी हम सोच रहे हैं ज्ञान से पहले क्या फाउंडेशन था माना जीवन में। अपनी भक्ति में भी क्या क्या किया और बाबा की प्रेरणाएं कैसे मिल रही थी। तो थोड़ा सा इस पर भी हम स्पष्ट करेंगे। शायद पता नहीं इस ये काम के लिए होगा। वैसे जब से मेरा यह जन्म हुआ, परिवार में उन्होंने मेरा आई वॉज 25 डेज ओल्ड। तो उस समय से दुर्गा पूजा शुरू हुआ घर में, और वो नियमित रूप से आज तक हर साल वो दुर्गा पूजा करते रहते हैं। तो ये माता जी मुझे मेरे को हमेशा बताती थी कि न उस दिन से शुरू हुआ, और ये न फिर मेरे को भी न बहुत छोटेपन से ही भक्ति में बहुत रुचि थी। कभी माँ बाप थोड़ा रुकावट भी डालते थे, इतना ज्यादा नहीं। कभी व्रत रखते थे 2-3 दिन सप्ताह में। एट द एज ऑफ 8 to 10 तो कहती थी नहीं ऐसे नहीं करना है। पर मेरे को बहुत जैसे रुचि थी न कि मैं
व्रत रखूं, मैं पूजा करूं, जैसे देवी देवताओं से बहुत प्यार। तो ये ज्ञान से पहले। और फिर बहुत छोटेपन में मेरे को घर में जिम्मेवारी न जैसे पूरे घर के मिली, जिसके आधार से बहुत सारी अनुभवें मेरे को होती रही। और सब बातों में थोड़ा अनुभव के कारण जैसे जिम्मेवारी भी और बढ़ती गई। तो एट द एज ऑफ 8 साल की थी, मेरी बड़ी बहन के साथ शादी हो गई ना। फिर माताजी बहुत जैसे रो रही थी कि अभी कौन देखेगा। मैंने उस छोटेपन में उस भाव में आ गई कि कितना वो कह रही है तो मैं सारा संभालूंगी। मैंने उनको इतना आदत दिया कि मैं सारा संभालूंगी। तो फिर ऐसे पूरा जिम्मेवारी लेने का छोटेपन से ही आदत थी। और फिर जब मैं कॉलेज में जाने का समय आया, फिर कहा कि इतनी सब कुछ करना है, क्योंकि पिताजी का बहुत खेती से प्यार था, किसान थे। और माताजी भी उनको ये मदद करते थे। तो कह कि घर को देखना, भाई बहनों को देखना, अभी कॉलेज नहीं जाना है। तो उसके लिए बहुत सी मेहनत करके ना कहा कि हम सब कुछ करेंगे ना, पर कॉलेज जाएंगे। तो फिर कॉलेज में भी ना पूरा किया। फिर उसके बाद पिताजी को कहा कि हमको अभी हमारे कई सखी अपने डॉक्टरी के लिए जा रहे हैं, इंडिया में ही उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के लिए गए। तो पिताजी को बताया कि मैं जाना चाहती हूँ, मेरे को रुचि है, मैं सर मेडिसिन पढ़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने जैसे कुछ नहीं कहा, पर वो पहले से ही थोड़ा बीमार थे और कुछ ही महीनों में उनका शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो फिर अपने ग्रेजुएशन के लिए जाने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा। फिर मैंने और प्रकार से एप्लीकेशन किया, कोई नौकरी मिल जाए ना। फिर हमको नर्सिंग ऑफिसर उस नौकरी मिली, ट्रेनिंग 1 साल करके। फिर 95 से मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिल हुई। और फिर पिताजी के जाने के बाद कई और प्रश्न उठने लगे न कि अभी क्या करना है, पूरी जिम्मेवारी खेती का भी। तो उन सब जिम्मेवारी जैसे थोड़ा मेरे ऊपर आने लगा। तो उसके बाद जब मैं नर्सिंग ऑफिसर बनी, तो फिर उसमें और सारी बातें आ गई कि अभी इन सब काम भी करना है, ऐसे भी करना है, तो मैं क्या करूंगी। और उसी समय काम करते समय हॉस्पिटल में ही किसी से मुलाकात हुई जो ब्रह्मा कुमारी से परिचित थी। और उस समय हम बहुत जैसे भक्ति में 2 दिन 3 दिन मंडे को भी व्रत रखते थे, फिर वेडनेसडे को, थर्सडे को। तो वो बहन देख रही थी मेरे को, ये क्या हर बार कहती है मैं आज मेरा व्रत है। तो कहा कि अभी ना तुम ब्रह्मा कुमारी के पास जाना, ये सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो जब मैंने ब्रह्मा कुमारी का नाम सुना, मेरे को लगा कि ये तो मेरा है, तो क्यों मैं इससे दूर हूँ। तो उसको मैंने इंसिस्ट किया कि मेरे को ले चलो। उस समय सेंटर एक ही था 1979 में। तो एक ही सेंटर था मॉरिशस में और वो हमारे घर से बहुत दूर था। तो उन्होंने कहा कि गीता पाठशाला है एक बहन के पास, तो वहां चलेंगे कोर्स करने के लिए। तो उनको बोला कि मेरे को ले चलना। तो कहा जब तक ना हम डिसाइड करें कब जाना है, कैसे जाना है, फिर परमिशन घर में नहीं मिलेगा जाने के लिए। तो उन्होंने जब तक मेरे को एक बुक दिया, योग की विधि और सिद्धि। तो मैं कभी भी वैसे इतना बिजी थी, टाइम नहीं मिलता था, बुक्स पढ़ने का शौक था, पर ज्यादा समय जैसे बुक शुरू करती थी पढ़ नहीं पाती।
और ये जब बुक मिला योग के विधि और सिद्धि, तो मैं एक एक लाइन उसका ऐसे रुचि से पढ़ी और हर जो भी उसमें सेंटेंसेस थे न, सभी इतना मेरे को अच्छा लगा और इट वाज अपीलिंग टू मी कि न ये जो इसमें लिखा है ये बिल्कुल सही है। और बुक पढ़ने से ही मैं अब उन धारणाओं में चलना शुरू कर दिया, जो जैसे उसमें बताया उन सब धारणाओं में चलना शुरू कर दिया। तो फिर उनके पीछे पड़ी कि अभी हम मेरे को कोर्स करने जाना है। तो एक दिन सभी जाने के लिए भी घर में थोड़ा सा बहाना बना करके गई, ना कोई ऐसी मीटिंग है ना जॉब का ऐसे करके। तो जब मैं वहां गई तो उसके जहाँ गीता पाठशाला थी, घर का वातावरण ही ऐसा था, जाते ही तो माता जी ने कहा न कि हम किसी को कोर्स करने के लिए लाए। और वो बहन ने मेरे को ऐसे रिसीव किया, कहा कि ये भी बाबा का बच्चा है, आ गई है। तो मेरे को अंदर से जैसे दिल से टच हुआ कि बाबा का बच्चा, जरूर मैं बाबा का बच्चा हूँ। तो फिर कोर्स शुरू हुआ, एक के बाद दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स, फिर घर में बहाना बनाते। तो फिर मैंने सोचा इतनी अच्छी बातें सुनने के लिए मैं जा रही हूँ, तो क्यों मेरे को बहाना बनाना चाहिए घर में। उनको मैं सच कह दूंगी, क्योंकि फैमिली थोड़ा ऑर्थोडॉक्स था, ना कहाँ भी आने जाने का ऐसे, ना थोड़ा जैसे स्ट्रिक्ट थे। तो फिर जब कोर्स मिडल तक पहुंचे, वर्ड साइकिल समझ लिया, फिर मेरे को लगा अभी तो सबको यह संदेश देना चाहिए ना, ऐसा समय पहुंच गया है, ये लोग क्यों अभी तक समझ नहीं रहे हैं, तो सबको बताना चाहिए, जैसे अंदर से वह लगता था। कोर्स करने के बाद जब मैं बस में आती थी ना घर, ना कभी देखती थी लोग ऐसे बैठे हैं, शॉप के बरामदे में बैठे हैं, तो या कहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो सीमेंट वगैरह कर रहे हैं, जैसे लगता था मैं जल्दी से बस से उतर के जाऊं, उनको बताऊं कि अभी ऐसा समय है, आप लोग क्या कर रहे हो ना, अभी सचेत होना है। तो इस प्रकार से जैसे प्रेरणाएं और बढ़ती गई। और कोर्स पूरा होने के बाद जब उन्होंने बताया कि ब्रह्मा बाबा के बारे में और शिव बाबा भी साकार में नहीं है, अव्यक्त हो गए, तो भी मेरे को बहुत ऐसे लगा कि क्यों बाबा अभी मेरे को क्यों नहीं यह चांस मिला आपको साकार में मिलने से। तो फिर उनको बोला कि अभी तो मेरे को मधुबन जाना है, चाहे अव्यक्त में बाबा आ रहे हैं, अभी मेरे को मधुबन जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी अभी हम तो मधुबन से आए ना, मार्च एंड था। तो कहा कि अभी तो बाबा का आना भी बंद हो जाएगा, अभी मधुबन से हम आए। तो मेरे को बहुत अंदर से लगा कि अभी समय तो इतना थोड़ा है, और बाबा से अव्यक्त मिलन में भी हम नहीं मिल पाएंगे तो क्या होगा। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। उनको बोला कि अभी हम तो गीता पाठशाला से अभी हमें सेंटर में ले चलो। तो जब मैं सेंटर में गई, एक दिन बहुत जैसे प्लान किया, क्योंकि सेंटर में जाने के लिए भी 3 बसेस चेंज करके ना, काफी दूर था। तो जब गई, बाबा का चित्र सामने से देखा, तो मेरे को लगा ये तो मेरे दादाजी का चित्र है, क्योंकि मैं दादाजी को कभी देखा भी नहीं था, उनको जानते भी नहीं, क्योंकि मेरा पिताजी 8 साल के थे तभी दादाजी ने शरीर छोड़ दिया था। पर उस समय लगा न जैसे ये तो मेरा अपना है, मेरे दादाजी का चित्र यहाँ कैसे लगा है। सर फिर देखते ही मेरा जैसे मन इतना लगा कि मैं अपने घर में आ गई हूँ। तो फिर मुरली सुना, मुरली सुनने के बाद अभी समय आ गया घर वापस जाने का।
क्योंकि थर्सडे का दिन था, दिन में भोग था और वो माता जी दिन में थर्सडे को मेन सेंटर पर आती थी। तो उनके साथ में आई थी। तो फिर 2 बजे वो हम योग कर रहे थे, उन्होंने अभी दरवाजा बंद करना है। सोचा अब मेरा पाँव तो उठ नहीं रहा है वहां से जाने का, मैं अपने घर में आई हूँ, क्यों कह रहे हैं मेरे को यहीं से जाना है। तो इस प्रकार से ये अपनी फीलिंग्स अंदर के बाबा के साथ नजदीक का अनुभव ऐसा बढ़ता गया और घर में थोड़ी सी बंधन और ज्यादा बढ़ने लगी कि अब कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है ना सेंटर पर। उनको पता भी नहीं था। तो थोड़े समय के बाद फिर अक्टूबर आ गया और फिर मधुबन जाने की तैयारी हो रही थी। तो मैंने कहा कि मुझे जाना है। तो कई ऑब्जेक्शन सेंटर में भी आया ना, क्योंकि थोड़े समय में मधुबन जाना है, वेट करना है, एक्सपीरियंस हो जाए, धारणाओं का पता चल जाए, ऐसी बातें। तो एक तरफ घर में वो बहुत बंधन डालते थे कि नहीं क्यों जाती है वहां, कहाँ जा रही है। अभी फिर मधुबन जाने के लिए तो घर में भी छुट्टी लेना था, नौकरी पे भी छुट्टी लेना था और सेंटर पे क्योंकि घर दूर था तो मैं रेगुलर क्लास में नहीं आती थी, अलग समय पर आती थी। और जैसे जब जॉब से न जो ऑफ डेज होता था उसको मैं इकट्ठा करती थी। तो वैसे लॉन्ग आवर्स हमारा जॉब था 7 to 6 PM और सारा दिन बहुत बिजी। तो हर 2 दिन के बाद एक दिन छुट्टी ऐसे मिलता था। तो 15 डेज का हमारा रोस्टर बनता था। तो 15 डेज में मैं 6 दिन अपना जैसे इकट्ठा करती थी और बाकी जो 6-7 डेज था रोज काम पर जाती थी ताकि हमको 6 डेज जैसे रेगुलर मिल जाए। तब मैं सेंटर पर जाती थी और फुल 6 डेज रह करके फिर जॉब पर आने के लिए वापस घर आती थी। तो ऐसे 1 साल तक चला। फिर 1980 में हमको मधुबन जाने के लिए एप्लीकेशन डालना था जॉब पर। फिर उसमें भी काफी, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद प्रोबेशन था तो उसमें उनको जैसे बहुत सारी रीजंस देनी थी और पेरेंट्स का कंसेंट देना था, तभी वो मिल सकता। तो इस प्रकार से जैसे बहुत मेहनत करके मधुबन के लिए छुट्टी मिली जॉब से भी और पेरेंट्स तो लास्ट समय तक एयरपोर्ट तक छोड़ने गए तब तक मेरे को जैसे पता है उनको पता भी नहीं पड़ रहा है क्या कर रही है, ये जा रही है वापस आएगी भी। तो ऐसे सोचते उन्होंने एयरपोर्ट तक आके छोड़ के गए। और मधुबन जब मैं आई तो मधुबन से पहले भारत की धरनी पर ही जब गई तो लगा कि मैं जैसे अपने घर वापस आ गई हूँ। इतना जैसे ना फीलिंग गोस पिंपल्स आ रहा था कि ये तो मेरा घर है ना, मैं यहाँ आ गई कितना ये। फिर 1 सप्ताह के बाद मधुबन गई, सॉरी 1 सप्ताह के बाद नहीं, हम वहां से मुंबई 1 सप्ताह रह करके फिर दिल्ली गए। दिल्ली में वर्ल्ड वेलफेयर फेस्टिवल था 1981 फरवरी 1981 में। तो वहां भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ, दादियों से मिले। फिर मधुबन आए और मधुबन में तो आकर के करीब 30 डेज वहां रहे। और जैसे अपना मधुबन भी अपना घर लगा और वहां से भी आने समय लगता था कि अपने घर में आ गए, तो फिर अभी घर से क्यों जा रहे हैं। और पहली बार जब बाबा से मिले तो पर्सनल मीटिंग 1981 में
मेडिटेशन हॉल, पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में मिले थे। तो उस समय दीदी ने मेरे को प्रेजेंट किया बाबा को। बाबा ने कहा, बाबा को कहा कि ये जैसे बांधेली है, इनको बहुत बंधन है, पेरेंट्स आने नहीं दे रहे हैं और जॉब करती है। तो बाबा ने कहा कि अभी जब वापस जाएगी तो अपने स्व के परिवर्तन से उन सब में परिवर्तन ले आना। तो बाबा के जैसे बाबा के महावाक्य अंदर ऐसे समा गया कि मैं 100% अपने में चेंज लेकर ला करके जाऊंगी और जरूर उनमें भी परिवर्तन आना चाहिए। तो बाबा के यह महावाक्य, और जब मैं आई तो मेरे को पता नहीं था कि मैं तो मैसेज भी नहीं दिया एयरपोर्ट पर मेरे को लेने आने के लिए। तो उन्होंने एयरपोर्ट पर आए बिल्कुल शांत, जैसे एक शब्द भी नहीं बोली, ना साइन ओम शांति करके फिर साथ में घर आई। और फिर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। फिर जब शाम हुई रात को कहते पूछते हैं, सभी इकट्ठे बैठे हैं तो कहाँ गई थी, क्या क्या किया ना, ऐसे तो पूछ रहे। फिर मैं सुनाने लगी कि मधुबन क्या है, वर्ल्ड वेलफेयर फेस्टिवल कैसे चला ना, कितना बड़ा ये मेला लगा और ये सब। तो फिर कहा कि अभी हमको ये सीखना है। तो पहले दिन से ही उनको लगा कि अभी हमको समझना है। तो मैंने एक एक करके धीरे धीरे रोज शाम को थोड़ा थोड़ा सब घर भाई बहनों को, माता जी को न समझाया। मधुबन जाने से पहले माता जी और उनकी बहन मेरी मासी दोनों देखने आए कि यहाँ कहाँ ये कहाँ जाती है, और सभी मधुबन या भारत जाने के लिए तैयारी कर रही है तो किस लिए जा रही है। तो इसे देखने के लिए सेंटर में आए थे बहनों से पूछने। तो उन्होंने थोड़ा कुछ थोड़ा सा अनुभव सेंटर में भी करके गई थी, और जब मैंने समझाया तो थोड़ा अच्छा समझ लिया। फिर माता जी ने कहा कि अभी तो मेरे को भी सेंटर में चलना है। तो माता जी आई ना, फिर हमारी बहन थोड़ा समझा, परंतु उस समय उनको जैसे पूरा क्लियर नहीं था। तो फिर उन्होंने दोनों बहनें की शादी हुई। और फिर शादी के बाद उनको रियलाइजेशन हुआ, फिर ज्ञान को समझने की कोशिश की। तो ज्ञान थोड़ा थोड़ा समझने लगे और उसमें अपना सहयोग जैसे मेरे को देने लगे। फिर आई ट्रांसफर की बात। तो जॉब से मेरे को ट्रांसफर आना था, क्योंकि मैं पूरा समय सेंटर में रहना चाहती थी। क्योंकि रोज मेरे को वहां से इतना दूर आना, तो ट्रांसफर के लिए बहुत जैसे मेहनत की, और उसके बाद ही कोई ऐसा मिला जिससे म्यूचुअल अरेंजमेंट करके चेंज कर दी कि वो वहां जाए और मैं उसकी जगह पर दूसरे हॉस्पिटल में अपना ट्रांसफर लूं। तो मेरे बड़े भाई को पता पड़ गया, तो वो चाहते नहीं थे कि मैं घर छोड़ के आऊं। कहा कोई बात नहीं, घर से ही सेंटर पर जाओ, परंतु फिर पूरा सेंटर पर जाके रहना ये नहीं करना है। और जाके मेरा ट्रांसफर कैंसिल करा दिया। तो फिर तो मेरे को बहुत दुख हुआ कि इतना हमने उपाय किया ट्रांसफर के लिए, अभी उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो मैं फिर से उनको कहा कि अभी जाकर के फिर से वो अपना कैंसिल उसको रद्द कराओ। तो फिर उस कुछ समय के बाद ट्रांसफर मिला और मैं पूरा समय के लिए सेंटर पर आ गई। और फर्स्ट टाइम जब मधुबन आई तो मेरे को थोड़ा सा लंदन वालों से ना कई ऐसे बहनों से मुलाकात हुई। और उन्होंने कहा हम शक्ति भवन में रहते हैं, वहाँ शांति भवन भी है, शक्ति भवन भी है, ऐसे ऐसे। तो मेरे को भी फील हुआ कि इतनी कुमारियां उस समय 25-30 कुमारियां थी, हमारे क्लासेस चलते थे। तो हमने सोचा कि यहाँ भी हम ऐसे शक्ति भवन बनाए।
तो मैंने ये सजेशन बहन को दिया कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर में आने से फिर कभी ऐसा लगता था कि सेंटर में तो 2 बहनें रहती है, फिर ऐसे तो हमने सोचा कि शक्ति भवन बनाएंगे। तो काजी बहन को ही मैंने बताया कि ये थोड़ा, मैं उस समय जैसे ज्यादा बोलती नहीं थी, थोड़ा शाय ना, हमारे मॉरिशन के नेचर ही ऐसा होता है, और फिर हमारे तो जो स्वभाव थी बहुत शांत, कभी किसके सामने दीदी से भी नहीं बोलना है। तो गायत्री बहन को मैंने एक्सप्रेस किया अपना विश कि हम चाहते हैं कि शक्ति भवन जैसा बनाए। तो फिर उन्होंने दीदी को बताया, तो दीदी ने कहा कि अभी शक्ति भवन बना करके वहां बैठ जाएंगे ना, सेंटर खोलो, दूसरे सेंटर में सेवा करो। तो फिर कि आइडिया तो अच्छा है, दूसरी रीजन में जा करके ना हम सेंटर खोलें और सेवा शुरू हो। फिर हमने सोचा कि अभी ठीक है, दूसरी जगह सेंटर खोलेंगे। अभी घर देखना शुरू किया। तो ऐसे घर देखते दूसरे वहाँ सेंट्रल रीजन में क्यूपिड सेंटर, जहाँ उस रीजन में सेंटर खोलने का विचार आया, और हर वीकेंड जाते थे घर देखने, कहाँ मिलेगा अप्रोप्रिएट बाबा के लिए घर जहाँ हम सेंटर बना सकें। तो 1982 में सेकंड सेंटर खुला, क्यूपिड सेंटर, जहाँ गीता बहन रहती है, कल थी वो। फिर उसके बाद दीदी ने कहा कि अभी क्यूपिड सेंटर से मेरे को वापस आ जाना है काथाबोन सेंटर में, मेन सेंटर, क्योंकि यहाँ 2-3 बहनें सभी नौकरी करने वाली। तो कहा कि मेरे को भी सेंटर काथाबोन सेंटर में आ जाना है। तो 81 में ही जब मैं आती थी 6 दिन 5 दिन रहती थी, तो तभी उसने कहा कि अभी काथाबोन में आ जाना। तो फिर 82 में जब ट्रांसफर मिला, फरवरी 82 में सिर काथाबोन में आ गए। तो वहाँ अभी सेंटर में आने के बाद फिर घर वाले न सभी, जैसे गांव में तो ऐसे होता है न, सभी जैसे एक परिवार की तरह एक दूसरे से कंसर्न। तो लोगों को लगा कि ये क्यों अपनी बेटी को वहां भेज रही है। फिर माताजी भी मेरे को कहती थी कि ये सब ऐसे कह रहे हैं, तो अभी तो तुमको नहीं जाना है, वापस आ जाओ। तो फिर 83 में थोड़ा सा ऐसे स्ट्रगल चलता रहा। तो 83 में दादी चंद्रमणि आई थे मॉरिशस, और उस समय कुछ प्रोग्राम हुए, और फिर इलेक्शन था। तो इलेक्शन के समय जैसे सब शांत हो जाता है, बाहर जाना आना नहीं, कुछ प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। तो दादी जैसे 1-2 दिन फ्री थी, तो सोच रही थी, कहा कि अभी कुछ प्रोग्राम करो। तो साथ में विजया बहन भी थी। तो दादी चंद्रमणि ने कहा, इतनी सारी कुमारियां हैं, इन सबका समर्पण कराओ ना। तो उसमें विजया बहन भी ने हाँ किया, दीदी चंद्रा ने भी हाँ किया ना, मिला बहन थी जो हमारे फ्लैक्स सेंटर रिट्रीट सेंटर शादी के में वहां थी पहले, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो उन्होंने भी पूरी जिम्मेवारी ली कि हाँ अभी समर्पण समारोह कराएंगे। तो विद इन 10 डेज ना वो सारा तैयारी करके समर्पण समारोह 6 कुमारियों का हुआ। और वो मेन फर्स्ट इवेंट थी। और उसमें जैसे सारे हमारे जो नजदीक के परिवार वाले थे ना, गांव के जो भी उनके था कि क्यों मैं गई हूँ, सबको इनवाइट किया, और सबको यह जैसे बहुत एक यूनिक ना इवेंट लगा ना, कि ऐसा कभी हमने देखा नहीं है। ये तो बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हुआ ना, और बहुत खुश हुए। तो उनके अंदर जो शंका थी कि ये तो
बेटी को ऐसे ही भेज दिया क्योंकि उनके पीछे खर्चा नहीं करना चाहती है, शादी नहीं करानी चाहती है, इसलिए ना उनको भेज दिया है। ऐसे बहुत सारी बातें चल रही थी गांव में। तो उनका भी जैसे ये स्पष्ट हो गया। और फिर उसके बाद जब सब कुछ अच्छा चलता है ना, फिर उसके बाद टेस्ट भी आते हैं। तो अनेक प्रकार के टेस्ट भी आए सामने, और उसमें पहले से ही जैसे मेरे को अपने जॉब और सेंटर्स लाइफ और फिर लौकिक से यह बैलेंस रखने का एक बहुत जैसे अंदर से फीलिंग था कि लौकिक वाले को भी नाराज नहीं करना है। तो उन्होंने कहा जब भी तुमको वहां छुट्टी होगी ना, जिस दिन काम पर नहीं जाएगी, तो उस दिन घर में आ जाना। तो मैंने हाँ कह दिया था। तो जैसे एक दिन महीने में कम से कम एक दिन उनको देखने, या थोड़ा सा जब तक धीरे धीरे वो समझ जाए, तो ऐसे जाती रही। फिर माताजी ने कोर्स किया और वो अपना क्लासेस करने आने लगी। तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन, क्योंकि दौड़ था, तो 2 दिन भी आ जाती थी। और फिर उनको भी भावना बैठ गया और सोचा कि मैं भी मधुबन जाऊंगी। तो 83 में ना समर्पण के बाद, अगस्त में समर्पण हुआ और दिसंबर में हम माता जी के साथ और पूरा ग्रुप के साथ उस समय जैसे फॉरेन से 20-25 ना, एक छोटा देश से जा रहे हैं तो जैसे बड़ा ग्रुप था। तो हम जब गए बॉम्बे से ट्रेन द्वारा, हम यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस चेन्नई में था ना उस समय, मद्रास तमिलनाडु। तो वहां गए और सभी साथ में ना बहुत सा कुछ जैसे हर पल सीखने को मिला। ट्रैवलिंग में भी ना जैसे लगा कि ये सब जगह तो मैं आई हूँ, मैंने देखा है ना, इस जगह में मैं रही हूँ। तो ऐसा मेरे को अनुभव होता था। और फिर जब बाबा के पास आए, तो पापा ने वरदान दिया कि अभी समर्पण हुए हैं, तो बाप समान बनने का यह वायदा जो किया है वो पूरा वायदा निभाएंगे। और माता जी को कहा कि माता जी ने कन्यादान किया, तो जो भी मेरी सेवा होगी, उन्होंने कहा माता जी को इसका आधा हिस्सा उनको मिलेगा। तो वो भी खुश हो गई। और फिर मेरे को मधुबन में रहने का थोड़ा लंबा चांस मिला, ग्रुप पार्टी तो वापस आ गई। तो जैसे उसी समय लगा कि जैसे मधुबन तो मेरा अपना घर है ना, और सभी ऐसे ही कह रहे थे कि तो जैसे मधुबन निवासी लग रही है ना। इससे जैसे अंदर में थोड़ा सा वो लगता था कि हाँ मैं अपने घर में हूँ। और फिर दादी ने कहा अभी तो समर्पण के बाद जॉब करे या ना करे। तो दीदी ने कहा कि अभी तो जॉब करना ही चाहिए। और उस समय जब समर्पण के बाद कहा कि अभी तो सभी को, जिन्होंने समर्पण किया सबको व्हाइट ड्रेस पहनना है। तो मेरे को तो बहुत खुशी हुई। और बहनों को लगा कि अभी व्हाइट ड्रेस में जाएंगे तो हमारे कॉलेग्स क्या कहेंगे। क्योंकि जब कलर ड्रेस, उसमें रोज जैसे बाहर वाले ना अपना कंपटीशन ना, आज रोज ये वही ड्रेस पहनती है, कल भी यह पहना था, तो इस प्रकार से जैसे रिमार्क्स, तो उससे मैं जैसे मेरे को छुट्टी मिल गई। मैंने सोचा ये समर्पण ड्रेस है, हमारा यूनिफॉर्म है, तो उसमें ही जॉब पर जाने लगी। और फिर जॉब करते सेंटर में आकर के अपनी पूरी जो जिम्मेवारी थी, फिर नाइट ड्यूटी होती थी तो नाइट ड्यूटी, और दिन में सारा दिन सेंटर पर ऐसे बहुत जैसे एक्टिव रहने का और खुशी से करती थी। मेरे को जैसे ज्यादा थकने का ये ऐसे न फील नहीं होता था। तो दीदी भी कही ये कभी थकती है या नहीं। तो इस प्रकार से 1988 तक
पहुंचे। 86 में मैं 2 महीने मधुबन में रह करके डिस्पेंसरी में सेवा की। और न फिर 88, 89 दीदी चंद्रा का भी ना कुछ तबीयत की वो हो गई, ऑपरेशन हुआ। और माला बहन तो हम 2 बहनें जो हम रहते थे साथ में दीदी के, तो बहन को भी थोड़ा सा तो इसलिए न अभी सोचने लगे कि इनको जॉब से छुड़ाना है। तो मैं भी न सोच रही थी कि इतने लोग आ रहे हैं सेंटर पर, और उस समय थोड़ा सा जैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ज्यादा, और डॉक्टर्स भी पेशेंट्स को सेंटर पर रिफर करने लगे। तो मैंने सोचा जो जॉब वहां का है वो तो कोई भी कर सकता है, और सेंटर पर जब लोग आते हैं तो उनको अटेंड करने के लिए जरूर कोई चाहिए। तो फिर सोचा कि ना अभी क्योंकि मेरे को जॉब से भी बहुत जैसे लगन थी, क्योंकि मैं पहले ही सोच रही थी कि मेरे को मेडिसिन पढ़ना है, तो वो नहीं कर पाई। तो फिर नर्सिंग में मेरे को जैसे कुछ अच्छा लगता था ना, कि बहुत कुछ सीखने को मिलता था स्वास्थ्य के बारे में भी, और जो न्यू डेवलपमेंट्स होते थे उसमें और जैसे प्रकाशशील बनते जाते थे। तो इस प्रकार से मेरे को जॉब से भी छुट्टी लेना थोड़ा सा सोचना था। तो विदाउट पे 2 साल के लिए लिया कि देखेंगे न कैसे चलता है, अगर जरूरी है फिर से आने का तो आएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो फिर 2 साल के बाद रेजिग्नेशन लेटर दे दिया और पूरा सेंटर में समर्पित। तो 1990 में लीव विदाउट पे लिया, 92 से जैसे नुमो गवर्नमेंट ऑफिसर, फिर पूरा सेंटर में रह करके सेवाएं शुरू हुई और प्रकार से। तो उस समय प्रिजन की सेवा जैसे पीस ऑफ माइंड ये प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें न गेस्ट एक गया जो कमिश्नर प्रिजन था। तो वहां से जब वो आया तो कहा कि हमको अभी प्रिजन में भी कोर्स चलानी है ना, उन जैसे प्रिजनर्स को भी समझाना है। तो उन्होंने ऐसे तैयार किया। फिर वहां में थोड़ा समय शुरू किया जाना। और दूसरा एक कमिटी रिसर्च, क्योंकि बहुत थोड़ा सा हलचल मच गया था देश में, कैसी सुपरस्टिशन आदि का। तो उन्होंने एक कमिटी रिसर्च मना काउंसिल ऑफ रिलीजन्स ना वो भी शुरू किया। तो उसमें भी मैं रिप्रेजेंट करते थोड़ा जैसे इंस्टीट्यूशन को। तो उसमें भी थोड़ा सा जैसे उनको पता पड़ा ना कि ब्रह्मा कुमारी क्या करते हैं ना, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग रिलीजन्स के सब मिल करके वो कमिटी करके उपाय ढूंढते थे कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है ना उसको कैसे हम हल करें। तो फिर उसके बाद 94 में मैं साउथ की तरफ सेवा शुरू हुई, और उसमें ऐसी सेवा थी ना कि सबको जैसे प्लान बना लिया था कि यहाँ कोर्स कराएंगे, क्योंकि बहुत ग्रुप्स ऐसे थे उनका डिमांड था, और कई ऐसे भाई थे भाई बहने जो सेंटर पर जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी ना यहाँ ही कोर्स कराएं। तो एक संडे का दिन था ना, वो आ रहे हैं कि अभी कोर्स शुरू करने से पहले स्थान को देखें और थोड़ा कुछ ना जैसे नारियल तोड़ना आदि कुछ ऐसे ना घर ले लिया था। तो वो बहन ने मेरे को बताया कि अभी हम जा रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम है, चलेंगे साथ। तो मैं आई। तो मेरे को पता था कि बस छोटा सा प्रोग्राम है। फिर उस प्रोग्राम में पूछा गया कि कोर्स करने के लिए सभी तैयार है, कितने करेंगे। उसी समय उन्होंने कह दिया हाँ हम इतने लोग आएंगे करेंगे ना। फिर वहां ही डे फिक्स कर लिया
के 2 दिन दूसरी बहन जो साथ में रहती उसका 1 दिन का और 1 दिन मेरे लिए कोर्स कराने का। सो ऐसे कोर्स कराते फिर उस बहन ने तो आना बंद कर दिया और मेरा तो चलता रहा। फिर उस समय मैं कोर्स कराते कराते फिर 1 साल के बाद उन्होंने कहा अभी तो यहाँ सेंटर खोलना चाहिए। तो फिर सेंटर खुला और मैं जैसे पूरा उस 95 में शिफ्ट हो गई साउदर्न एरिया में, जहाँ कहते हैं गांव का नाम है रोजबेल और सेंटर है लाइट हाउस। तो यहाँ भी बहुत गहन अनुभव हुआ, अनेक प्रकार की बातें आई जिसके आधार से सपने को जैसे और हिम्मतवान मजबूत बनने का मौका मिला। बहुत कुछ अनुभव हुआ, वो सीखने को मिला, जिसके आधार से जैसे बाबा के साथ नजदीक का संबंध और बढ़ता गया। बाबा में विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ता गया, क्योंकि यहाँ आने से फिर सब कुछ बाबा के न जैसी मर्जी से हो रहा है ऐसे लगा। पहले तो एक छोटा सा घर था ना, जिसमें कोर्स शुरू हुआ और फिर क्लासेस चलने लगे। तो फिर हमने सोचा कि अभी तो स्थान हमको लेना चाहिए जहाँ हम अच्छी तरह से सेवा कर सके। तो फिर जमीन देखने लगे कि अभी कंस्ट्रक्शन करेंगे, अपना बाबा का घर अपना बनाएंगे। तो उसमें अनेक बातें आई। गवर्नमेंट से लीज थोड़ा सा स्थान का लिया, फिर काफी कोशिश करके स्थान जैसे मिल गया। और कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी बातें बाबा के नजदीक का अनुभव करते समय ना, बाबा से कैसे हर प्रकार से बाबा अपने बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, अनुभव भी कराते हैं और मदद भी करते हैं। तो सबसे पहले ये तो अनुभव मेरे को बहुत हुआ। बाबा पहले ही मदद नहीं करते। बाबा पहले हमको टेस्ट लेते हैं, फिर टेस्ट के बाद न अपने में कितनी हिम्मत है उसको पार करने का, फिर बाबा की मदद जब मिलती है तो जैसे लगता है कि सब कुछ कितना सहज पार हो गया ना, कितना हम कोशिश कर रहे थे इतने समय से, फिर अंत में कितना सब कुछ सहज हो गया। तो इस प्रकार से बाबा के न यहाँ अपना घर भी 1999 में न फर्स्ट फेज तैयार हुआ। और उसमें जब 99 मार्च में मैं मधुबन में थी, तो उस समय मैंने कई महारथियों का ना जैसे विशेष उनसे आग्रह किया ना कि हम यहाँ सेंटर बना है, इनॉग्रेशन के लिए हम कोई को इनवाइट करना चाहते हैं। तो सबसे ना का जवाब मिला ना। फिर जयंती बहन को कहा, फिर दादी जानकी जी को कहा, फिर बड़ी दादी, तो सबने कहा कि अभी ना बहुत सारे प्रोग्राम्स है, सबसे पहले से प्रोग्राम बना हुआ है, तो अभी आपस में मिल करके इनॉग्रेशन कर लेना। जब मैं वापस आई तो कोई मधुबन दिल्ली जा रहे थे, तो फिर उनके लिए जैसे मैंने कहा ट्राई करें दादी गुलजार के लिए ना, और मधुबन में ही मैंने कह दिया बाबा ना कोई आना नहीं चाहते हैं, आप ही खुद आएंगे इस इनॉग्रेशन के लिए। तो जब मैं आई, कोई मधुबन भारत जा रहे थे ना, तो कहा कि हम सेंटर पर जाना चाहते हैं, सेंटर विजिट करना चाहते हैं। तो हमने बहुत अच्छा एक लेटर तैयार किया दादी को इनवाइट करने के लिए। तो फिर जब वो गए, दादी से मिले और लेटर दिया, और उसी बीच में दीदी चंद्रा यहाँ आई, और जब आई क्लास कराई, देखा तो हम पूछ रही थी, मेरे से पूछा बेरूबा बहन क्या चाहती है। तो मेरे मुख से उसी समय निकला कि मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा दादी गुलजार को इनवाइट करें इस इनॉग्रेशन के लिए।
तो दीदी ने उसी समय कहा तथास्तु, अच्छा हो जाएगा। जा करके 2 दिन के बाद दीदी फोन कर रही है कि अभी आपको बहुत अच्छा न्यूज सुनाना है। तो फोन उठाया, कहती है अच्छा न्यूज सुनाना है। मैंने सोचा क्या न्यूज है। तो कहा कि दादी आ रही है इतने तारीख को, इट वाज एंड ऑफ अप्रैल, और कहा कि 18 मई को दादी आ रही है। तो उस समय तो मेरे को जैसे मैं क्या बोलूं, क्योंकि घर पूरा तैयार नहीं था, याद ना जैसे कुछ समय लगना था कि कैसे वो ठीक हो। और इतना 2 सप्ताह में तो हो नहीं पाता। और फिर दीदी ने कहा अभी इतना अच्छा न्यूज मिला तो हंसो तो सही। तो मैं क्या बोलूं अभी। तो फिर दीदी आई देखने कि क्या है अभी। जब दादी आ रही है, बड़ा प्रोग्राम होना है, तो सब कुछ जैसे तैयार हो जाना चाहिए। फिर उस 2 सप्ताह में काफी कुछ करके पूरा किया। और दादी आई, और 22 मई को 1999 इनॉग्रेशन था। काफी बड़ा प्रोग्राम, और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन इतने लोग आ गए। और उसके बाद जैसे सेंटर यहाँ से वहाँ छोटे सेंटर से शिफ्ट हो गए यहाँ, और अभी सेवाएं यहाँ चल रही है। फिर फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज 2003 में पूरा हुआ। और उसके लिए दीदी सरला, गुजरात की दीदी सरला आई थी, और उसमें भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। तो बाबा की सेवाएं चल रही है इस प्रकार से। और अपना अनुभव तो ना रोज बढ़ता ही जाता है। बाबा के हर महावाक्य ना जो भी सुनते हैं ना, उसका जैसे अंदर से मनन चलता है कि बाबा जो कहता है हमको जरूर करना चाहिए। और करके उसका स्वरूप बन करके हम बाबा का ना, बाबा की प्रत्यक्षता कितनी जल्दी और कितने लोगों तक पहुंचाए। तो ऐसा अनुभव से ना अनेक प्रकार की सेवाएं होती रही। और जब प्लैटिनम जुबली आई, वैसे बीच बीच में जो भी प्रोग्राम चला, IYCP थी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस, उसमें भी काफी प्रोग्राम्स हुए। फिर जाम का प्रोग्राम चला इंटरनेशनल, उसमें भी ना बहुत जैसे पूरा रीजन का, सारे देश में ही सेवा बहुत अच्छी रही। 2011 में ना 2011 में प्लैटिनम जुबिली जब सेलिब्रेट हो रहा था, उस समय हमको लगा कि इस साल प्लैटिनम जुबिली के अवसर पर हम अभी इस रीजन के सभी भाई बहनों को कोई अच्छा सा गिफ्ट देना चाहते हैं। तो क्या गिफ्ट दे सकते हैं। और इस रीजन डिस्ट्रिक्ट ही ना काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट, और उसमें तो सोचा भी क्या प्रोग्राम करें। तो बाबा से यह टचिंग आया कि सभी को सबसे बड़ा गिफ्ट सबके लिए तो वैल्यूज है, गुण है। अभी हर एक आत्मा को अपने गुणों को धारण करके ऐसा गुण स्वरूप बनना है। तो हमने सोचा कि कैसे करेंगे। तो फिर हर एक विलेज, पूरा डिस्ट्रिक्ट में 25 विलेजेस, तो सोचा कि सभी एक एक विलेज में हम एक एक ऐसा प्रोग्राम करें जो हर आत्मा को, हर एक मनुष्य को वहां ऐसे अनुभव हो कि यह गुण हमारा है। और वो हर एक विलेज के लिए एक एक गुण जैसे लोकेट किए। सभी ब्राह्मण मीटिंग लगाया, तो मीटिंग में सभी बैठे, योग में बैठ करके ना सबने एक एक गुण जो बॉक्स में वैसे रखते हैं 400 कि कौन सी विलेज को कौन सी वैल्यू चाहिए मिलेगा।
तो बाबा की याद में सभी ने एक एक वैल्यू ने निकाला और वो विलेज का नाम भी निकाला। तो उससे हर विलेज में पूरा ही साल ना 1.5 साल लगा, 1.5 years ना, हम सभी विलेजेस में प्रोग्राम किए, पीस मार्च किया ना, और अनेक अनेक प्रोग्राम से उनको जैसे प्रेरित किया कि यह वैल्यू आपके लिए परमात्मा की तरफ से गिफ्ट है। और ये प्लैटिनम जुबिली, ब्रह्मा कुमारीज की प्लैटिनम जुबिली सेलिब्रेशंस के अवसर पर मिल रहा है। तो इससे सबको जैसे प्रेरणा मिली कि सभी लोग भी ऐसे कहने लगे कि न उस रीजन में, उस गांव को ये वैल्यू मिला है तो हमारे गांव में क्यों नहीं प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से करीब ना मॉरिशस के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा प्रोग्राम चला। तो बाबा का संदेश हर एक के पास न किस भी रीति से कैसे भी पहुंचा है। तो जैसे कल भी गीता बहन कह रहे थे कि मॉरिशस में करीब सभी लोगों को ब्रह्मा कुमारियों का पता है। तो ब्रह्मा कुमारी का पता होना माना बाबा का भी पता, बाबा का भी परिचय उनसे दूर नहीं रहा। तो उनको भी वो भी मिलेगा और मिल ही गए हैं कईयों को। इसलिए इस संस्था के प्रति आज आजकल काफी रिस्पेक्ट है। और सभी समझते हैं कि ना कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं, इनसे हमको ना कुछ लाभ मिलेगा, और बहुत सारे आते भी हैं कोर्स आदि के लिए। तो इस प्रकार से हमारा ना प्रोग्राम्स चलता है। और हम साउथ ईस्ट रीजन में है, और यहाँ ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडी भी नहीं है ना, जैसे अनेक अलग अलग रीजन्स में होते हैं। और बाबा के बच्चे न सभी प्यार से बाबा की सेवाओं में रहते हैं, सेवा भी करते हैं और अपनी पढ़ाई में भी लगन से आगे बढ़ रहे हैं, आप सबके दुआएं से। ठीक जी, बहुत अच्छा। आपने तो पूरी रील धीरे धीरे करके घुमाई, एक एक बात को कवर किया, तो बहुत अच्छे से आपने हर बात को सुनाया, इसलिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सॉरी, और मेरा ये लैंग्वेज पता नहीं ठीक रहा, मैं हिंदी इतना आदत नहीं है नहीं, पूरा अच्छा हिंदी है, बोल। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये आप बहनों की ही तो मेहनत है कि कम से कम मॉरिशस में हर आत्मा के प्रति ये संदेश पहुंच चुका है कि परमात्मा का ये कार्य यहाँ चल रहा है। तो ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी मशहूर नहीं हुई है, दिन रात आप बहनों का ये अथाह प्रयत्न, अथाह मेहनत है, हड्डी हड्डी सेवा है, तब जाके ये समाचार जन जन तक मॉरिशस में पहुंचा है। तो इसकी भी बहुत बधाइयाँ है, बहुत मुबारक है। और डॉक्टर साहब आप भी बधाइयाँ दो, देखो कितनी बहनें सेवाएं करती है और कैसे मॉरिशस में शिव बाबा का झंडा ऊंचा लहराया हुआ है सभी ने मिल करके। रूपा बहन, ओम शांति, बहुत बहुत शांति, धन्यवाद। बाय। आप शांति। ओम शांति। कल बताया था मॉरिशस को, यहाँ हमारे मॉरिशस वाले बहुत मीठे हैं। कल सुनाया था गीता बहन को कि भारत में मोलस बोलते हैं चीनी को। चीनी माने खांड, क्या बोलते हो? शक्कर, शक्कर, शुगर, शुगर को मोलस बोलते हैं। गुजराती में। मॉरिशस से ही वो मोलस। आप सब इतने मीठे हो, तो जो उसकी यादगार है, मोर और भारत में है यादगार। दादी प्रकाश मणि जब आई थी तो दादी ने यहाँ जब स्थान देखा तो दादी कहती है मैं स्टीमर भर के सभी बीकेस को भारत से भेज दूं मॉरिशस। अच्छा। फिर आप क्या कहते हो? दादी को हम सब तो क्या दिल से सभी को स्वागत करते हैं, तो हम इंतजार कर रहे हैं आप लोग कब आएंगे। थैंक यू। अच्छा, आपके साथ जो बहनें हैं उसका भी साक्षात्कार कराओ, आजू बाजू एक ही बहन है। हाँ, तो उसका भी परिचय कराओ। रेखा बहन, हम दोनों शुरू में 95 में इस रीजन में सेवा के लिए आए। अच्छा, तो रेखा बहन, रेखा बहन, वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, तो आप सबसे मिल करके बहुत बहुत खुशी हुई।
फिर साकार अभी प्रैक्टिकली हम आप सबको इनवाइट कर रहे हैं, जैसे छुट्टी मिले बारियस जो भी एयरपोर्ट आदि है खुलेगा, तो आप सभी एक जैसे दादी कह रही थी स्टीमर भर के नहीं तो फ्लाइट भर के आ जाना। आपका तो अनुभव बहुत अच्छा रहा रूपा बहन, आपने एक एक वस्तु बहुत अच्छी तरह से पहले से लेकर सुनाई, तो बहुत अनुभव ही सुनाती गई अच्छा लगा। और बातें तो रह गई। फिर कभी मौका मिलेंगे तो सुनेंगे और बातें। हम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सतयुग आने से पहले ही सारे विश्व को आपने एक परिवार बना दिया। बनेगा ना अभी, हाँ बना, ये शुरुआत हो गई है ऐसे। जी चलो अभी योग बहुत करेंगे। खुशी हुई चलिए। आप सबको मिलकर, और मिलते रहेंगे बुद्धि से। मौका तो दिया। चलिए बाबा की याद में कुछ पल बैठते हैं। आप तो रूप बसंत है ही है, और हम सबके भाग्य की रेखा बनाने के लिए आप हमें हम सबको उड़ा ले चले। चलिए आप सबको दृष्टि दे, 2 मिनट बाबा की याद में बैठते मैं भूल जाऊं खुदा को, ये हो नहीं सकता। मैं रूठ जाऊं खुदा से, ये हो नहीं सकता। मैं भूल जाऊं खुदा को, ये हो नहीं सकता। मैं रूठ जाऊं खुदा से, ये हो नहीं सकता। इस दिल के चमन को महकाया कर, हर खल के आफत से बचाया कर। बिन उसके जियो में ये हो नहीं सकता। मैं भूल जाऊं खुदा को, ये हो नहीं सकता। मैं रूठ जाऊं खुदा से।